हाय गाइस, इट्स मी रियाना। वेलकम यू ऑल टू स्टेप अप अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे सिलेबस का 5वां चैप्टर, जो कि होगा ऑर्गेनाइजिंग। ओके, ये होगा बहुत ही फन चैप्टर, तो अपन जल्दी से शुरू करते हैं इस चैप्टर को। रोड मैप आएगा गाइस। सबसे पहले टेक अ मोमेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। इसी क्रोनोलॉजी में, इसी ऑर्डर में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, अपन ने याद है प्लानिंग चैप्टर में शुरू किया था फलाना ढिमकाना कंपनी, ठीक है, जिसका सीईओ बनाया था अपन ने। सीईओ का नाम है सपोज रामलाल, ठीक है। तो अब रामलाल ने शुरुआत में प्लानिंग तो कर ली, ठीक है। ही इज रेडी विद द प्लान कि ऐसा 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 ऑब्जेक्टिव है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का और ऐसा 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 हम करने वाले हैं। ओके, लेकिन अब रामलाल को करना है नेक्स्ट स्टेप, जो कि होगा ऑर्गेनाइजिंग। इस प्लान को प्रिपेयर करने के लिए या इसका एप्लीकेशन करने के लिए जो सामान, जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, अब उसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। वो क्या करेगा? ऑर्गेनाइज करेगा। ओके, देखें तो अब रामलाल के मन में आ रहे हैं बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चंस? क्या करना है हमको, किस तरह से करना है, कौन कितना करेगा, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, कौन क्या करेगा, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कौन देगा हमको? सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, विच इज ऑर्गेनाइजिंग। इसी तरह से अपन पढ़ेंगे आगे का चैप्टर रामलाल को बेस मान के। ओके, तो अब ऑर्गेनाइजिंग अपन शुरू करें। मुद्दे की बात देखें कि ऑर्गेनाइजिंग है क्या। What is organizing? Read with me everyone. Identifying and grouping different activities in the organization and bringing together physical, financial and human resources to establish most productive and efficient relations to achieve the organizational goal. ठीक है, डेफिनेशन सर के ऊपर से चली गई है, इसको समझते हैं आप। ऑर्गेनाइजिंग उस प्रोसेस का नाम है जहां आप आइडेंटिफाई करते हो कि क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली ऑर्गेनाइजेशन में। उन एक्टिविटीज, उन वर्क्स को आप जॉब्स में डिवाइड करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में, टास्क्स में। ओके, ग्रुप करते हो सिमिलर तरह की एक्टिविटी, सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज को साथ में ग्रुप करते हो, ठीक है। और फिर इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, उनको साथ में लाते हो। सो इट बेसिकली इज व्हाट? अ नेटवर्क ऑफ दीज रिसोर्सेज, ठीक है। फाइनेंशियल हुआ, फिजिकल हुआ, ह्यूमन रिसोर्स हुआ, इन सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा लाने का काम करते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हम प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट रिलेशनशिप्स बना पाए। किन के बीच में? उन लोगों के बीच में जो एक्टिविटीज, इन वर्क एक्टिविटीज को करने वाले हैं, रिसोर्सेज के बीच में जो कि ये लोग यूज करेंगे उन एक्टिविटीज को करने के लिए, ठीक है। किसको कौन सा काम दे, कौन कितने अच्छे से कौन सा काम करेगा, कौन डिसाइड करता है? ऑर्गेनाइजिंग। ओके, मेन मुद्दा क्या है हमारा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ऑर्गेनाइजिंग अपन रोज बोलते हैं ना कि ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड? ठीक है, हर एक चीज को सिस्टमैटिकली जमाना, अरेंज करना, ठीक है। ऑर्गेनाइज लाइफ जियो। ओके, वाह, ठीक है। यूट्यूबर्स इस पे जिंदगी बिता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे करें अपन अपनी लाइफ में। वही चीज आज अपन पढ़ेंगे। किसके पर्सपेक्टिव में? एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। अब देखो जरा, जनरल वर्ड्स में ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है? अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म। हर एक चीज की एक डेजिग्नेटेड जगह हो, हर एक बंदे का एक डेजिग्नेटेड जॉब हो, हर एक बंदे की कुछ पावर्स हो, अथॉरिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सब कुछ प्री डिसाइडेड हो सिस्टमैटिकली, ठीक है। मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को सबसे अच्छी तरीके से यूज करना, सबसे कम कॉस्ट लगा के सबसे ज्यादा आउटपुट लाना काम है ऑर्गेनाइजिंग का। आया समझ में? ये हो गया अपना कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है, किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन कंडक्ट करती है। मैनेजर सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले ढूंढते हैं वो काम कि क्या काम होने वाला है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। एक सेट ऑफ वर्क है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है ए। इस ए प्रोजेक्ट को इन्होंने क्या किया? अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? अगर प्रोजेक्ट ए एक बंदे को दे देते तो वो बंदा काम के तले दब जाता।
क्योंकि उसे मार्केटिंग भी देखना है, उसे फाइनेंस भी देखना है, सेल्स भी देखना है, ह्यूमन कैपिटल भी देखना है, प्रोडक्शन भी देखना है, सब देखना है। लेकिन अगर इसी काम को अपन 5 बंदों को दें तो क्या होगा, एक बंदा एक चीज़, एक बंदा एक चीज़, एक बंदा एक चीज़ देखेगा। वो बंदे अपनी चीज़ों को अटमोस्ट एफिशिएंसी से करेंगे, सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन लाएंगे अपनी फील्ड में और उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपका काम होगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो मैनेजर सबसे पहले ढूंढते हैं कि काम क्या होगा और उस काम को किस तरह से हम टुकड़ों में बांटें, डिवीजन ऑफ वर्क करें, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, इसको दे दिया रिपेयरमैन का काम कि भाई मशीन में गड़बड़ी होगी ना तो तू ही रिस्पॉन्सिबल है रिपेयर करने के लिए। इसको दे दिया स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस का काम कि जो भी जहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, एनालाइज करो। इसको दे दिया रिसर्च का काम कि इनोवेशन ला भाई, तो ये दिमाग का ही काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैनेजर्स देखते हैं कि काम क्या होना है, कितने टुकड़ों में बांटेंगे, किस किस को क्या क्या देंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना। किसको, वर्क एक्टिविटीज को। किसके बेसिस पे, 2 बेसिस पे, फंक्शनल, डिविजनल। फंक्शनल समझो क्या है, फंक्शनल डिपार्टमेंट मतलब कैटेगराइज कर रहे हो आप वर्क एक्टिविटीज को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। कैसे, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, वो पैसों को ही खेल रहा है, पैसों से ही खेल रहा है। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सिर्फ प्रोडक्शन देख रहा है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, सिर्फ सैलरी देख रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के पर्क्स देख रहे हैं, उनकी हेल्थ केयर का ध्यान रख रहे हैं, वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। फंक्शंस पे बेस्ड जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है वो होता है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन या क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट्स। डिविजनल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कई 100 तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का अपना डिपार्टमेंट होता है। जैसे कॉस्मेटिक्स बना रही कंपनी, वहीं वो क्लोथ्स भी बना रही है, वहीं वो फर्नीचर भी बना रही है। फर्नीचर का अपना एक डिपार्टमेंट होगा जिसमें जिस डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट्स आएंगे, ये सारे फंक्शंस। सिर्फ फर्नीचर से रिलेटेड मार्केटिंग होगी, सेल्स होगी, प्रोडक्शन होगा, HR होगा, ठीक है। कॉस्मेटिक्स का अपना डिपार्टमेंट है, उसके अंदर सब डिपार्टमेंट्स आएंगे, उसके सारे फंक्शंस, ओके। सो वो होता है अपना डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के बाद नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। हमने क्या किया, हमने ढूंढी काम क्या होगा, सारी ड्यूटीज, सारे वर्क ढूंढा हमने, वर्क को डिवाइड किया, लोगों में डिवाइड क्या किया, तोड़ा, ओके। डिपार्टमेंट्स क्रिएट करें, कैसे डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए, सिमिलर तरह की एक्टिविटीज को एक डिपार्टमेंट के अंदर रख दिया, ठीक है। 2 तरीके से डिपार्टमेंटलाइजेशन किया। अब ये जो एक्टिविटीज है इनके लिए सूटेबल पर्सनल ढूंढेंगे हम, ऐसा बंदा जो इस ड्यूटी को करने के लिए एकदम परफेक्ट है, जिसका जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब सेट ऑफ ड्यूटीज मैच कर रहा है उन स्किल से जो इस ड्यूटी को करने में रिक्वायर्ड है, ठीक है। जैसे एक बंदा है, उसको ड्राइविंग अच्छी आ रही, अपन ने कह दिया कि भाई आप फोकलिफ्ट का काम संभालो, आप फोकलिफ्ट चलाओगे, सामान इधर से उठा के उधर रखना। दूसरा मेसनरी बहुत अच्छी है उसकी, तो उसको क्या किया, अपन ने बोला कि भैया तुम दीवारें खड़ी करो, ठीक है। इसका काम इसको दोगे, नहीं होगा, इसका काम इसको दोगे, नहीं होगा। सही पर्सन को सही टाइम पे सही जॉब देना इसके अंदर आता है, कहाँ, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। नेक्स्ट क्या करते हैं मैनेजर्स, वो करते हैं एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। आपने सबको सबका काम दिया, इसके साथ आप सबको उनकी अथॉरिटी देते हो। आप इस पोजीशन पे बैठे हो, आपके पास ये पावर्स हैं, आप ये खरीद सकते हो, आप इसको बोल सकते हो काम करने को, ठीक है। जहां आपने अथॉरिटी की बात करी वहां पे रिलेशन किसका बनता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पे आप डिसाइड कर रहे हो कि एक एम्प्लॉय अपने कौन से सीनियर को रिपोर्ट करेगा अपने काम के बारे में, ठीक है। जैसे ये हो गया बॉस, बॉस किससे रिपोर्ट्स लेगा काम की, सबऑर्डिनेट ए से, सबऑर्डिनेट बी से। सबऑर्डिनेट ए और बी को बोला गया आप जो भी काम करोगे उसकी वीकली डेली रिपोर्ट बॉस को देनी है। आपने क्या एस्टैब्लिश किया, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, कौन किसको आंसरेबल है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा। अकाउंटेबल मतलब किससे जाके हम पूछे, किसका गला पकड़े अगर कुछ फेल होता है, ठीक है। वो कहाँ एस्टैब्लिश होता है, इस फेज में जहां हम बना रहे हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। ये हो गया अपना ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस खत्म। नेक्स्ट क्या है अपना
इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की, हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई, इतना बड़ा सा एक चैप्टर दे दिया आपने बुक में, इंटरेस्टिंग है नो डाउट, बट ये दिया क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले देखो स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब अपनी फील्ड में आप अप्रतिम हो, ठीक है, अतुल्य हो, ठीक है, अविश्वसनीय हो, मतलब आप प्रो हो अपनी फील्ड के, ठीक है। कैसे हो बनते हो ऑर्गेनाइजिंग में, रिमेंबर अपन ने सबको सबकी ड्यूटीज दी हैं। तुम्हारा काम है सिर्फ पेपर को श्रेड करना, श्रेड मतलब पेपर के चिंदी बनाना, तो एक श्रेडर दे दिया उसको, अब उसका काम है सिर्फ पेपर श्रेड कर रहा है एम्प्लॉय। अब सोचो वो डेली वही काम अगर घंटों करेगा तो कितनी शानदार तरीके से वो सीख जाएगा उस काम को करना है। बहुत ही बेसिक काम था, इसमें कुछ स्किल चाहिए नहीं, कोई स्किलफुल जॉब है, एक कोडर है, वेब डेवलपर है, उसको हमने बोला डेली आना है आपको, एक पेज डिजाइन करना है वेबसाइट का, डेली आके वो वही काम कर रहा है। सोचो क्या क्रिएटिविटी लेवल, किस क्रिएटिविटी लेवल पे काम करेगा वो, कहाँ से रिसर्च करके लाएगा, नए नए आइडियाज डालेगा और प्रो बनता जाएगा अपनी फील्ड में। तो स्पेशलाइजेशन आता है किसकी वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की वजह से। नेक्स्ट देखो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशंस, सबको सबकी जगह पता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेडी कर दिया, फैमिली ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रेडी कर दिया है, कहाँ ऑर्गेनाइजिंग में। क्लैरिटी इन वर्क रिलेशनशिप्स रहती है कि अगर मैं एज एन एम्प्लॉय अपॉइंट हुआ हूँ तो मेरे को किसको रिपोर्ट करना है, किसको अपडेट देनी है अपने काम के बारे में, शिकायत होगी तो किससे बात करूँगा, क्या मैं सीधा डायरेक्टली अपने सुप्रीम बॉस से बात कर सकता हूँ या बीच वालों से बात करनी है, ये सब क्लैरिटी रहती है कहाँ, ऑर्गेनाइजिंग में। नेक्स्ट देखो ऑप्टिमम यूज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सब कुछ तय है पहले से, यहाँ पे ये रखा है, यहाँ पे ये रखा है, ना एनर्जी वेस्ट हो रही है ना टाइम वेस्ट हो रहा है, बंदे स्पेशलाइजेशन अक्वायर कर रहे हैं। मतलब स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड इन सच अ वे दैट यू यूज द रिसोर्सेज इन द मोस्ट ऑप्टिमम एफिशिएंट वे, ओके, मतलब हाईएस्ट प्रॉफिट निकाल रहे हो आप लोएस्ट इनपुट के साथ, ठीक है, लोएस्ट इनपुट किसका, रिसोर्सेज का, तो यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। नेक्स्ट देखो अडॉप्शन ऑफ चेंज, हर एक डिपार्टमेंट का प्लान दिया, हर एक डिपार्टमेंट को हर एक डिपार्टमेंट की ड्यूटीज दी है, सब कुछ सेट है, चेंज लाना आसान होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपनी एक फैमिली जैसा फंक्शन कर रहा है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, अलग अलग फैमिलीज हैं, हर एक फैमिली में अगर आपको चेंज लाना है तो ईजी होता है, क्यों, क्योंकि ये लोग अच्छा कोऑर्डिनेशन रखते हैं विद इन डिपार्टमेंट्स, ठीक है, चेंज ईजिली ला सकते हो, विद इन डिपार्टमेंट्स आप चेंज ले आए, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, इंटर डिपार्टमेंट चेंज ला सकते हो इजीली, गेट इट क्लियर। नेक्स्ट देखो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, स्पेशलाइजेशन कर रहा है बंदा, ठीक है, मैनेजर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। अब जब मैनेजर अपनी ड्यूटी दो तीन लोगों को बांट देता है तो उसके पास क्या बचता है, थोड़ा फ्री टाइम। फ्री टाइम वो कैसे यूटिलाइज करता है, इनोवेशंस कर करके, रिसर्च कर करके, अपने ऊपर काम करके कि किस तरह से मैं और एफिशिएंटली काम करवाऊं अपने बंदों से, मैनेजर का भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ओके। तो ऑर्गेनाइजिंग असिस्ट्स द मैनेजर टू डेवलप देमसेल्व्स। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, आप डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रहे हो, प्रोडक्ट्स की लाइन ला रहे हो, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए आपने, किस लिए कर रहे हो, ताकि आप एक्सपैंड कर पाओ अपने कंपनी को, किस वे में, सिस्टमैटिकली, सब कुछ शुरुआत से आखिरी एकदम साफ सुथरा है, पूरा काम सिस्टमैटिकली चल रहा है, चेंज कुछ करना है तुरंत डिसीजन मेकिंग होती है, तुरंत चेंज हो जाता है, एक्सपेंशन ग्रोथ डेफिनेट है, ठीक है, इजीली कर पाओगे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड है। नेक्स्ट देखो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सबको पता है कि उनका इमीडिएट बॉस कौन है, ठीक है, इमीडिएट बॉस को पता है उसके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, किसकी क्या ड्यूटी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा ना, क्यों, क्योंकि केओस एलिमिनेट कर दिया आपने, यूनिटी ऑफ कमांड है, ठीक है, एक बॉस एक एम्प्लॉय के ऊपर है, सबके रिलेशनशिप्स वेल डिफाइंड है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको सबकी पता है, एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होता है इससे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग। ये टॉपिक भी खत्म। नेक्स्ट देखिए अपना टॉपिक क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब होता है, यहां देखो, इट इज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स। जॉब पोजीशंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक बंदा काम नहीं करता, तरह तरह के लोग काम करते हैं अलग अलग जॉब पोजीशंस पे, ठीक है,
हर एक के पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमको आपने एम्प्लॉय किया है एज अ सेल्स पर्सन, हम सेल्स पर्सन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे। हर एक के पास अलग अलग अथॉरिटी होती है, पावर्स होती हैं कि वो क्या कर सकता है, डिसीजन मेकिंग पावर्स। क्या मैं एज अ सेल्स पर्सन मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में पैसे डाल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मैं सेल्स पर्सन आया हूँ। ये काम मेरे मैनेजर का है कि वो एडवर्टाइजिंग में पैसे डाले। अथॉरिटी सबको पता रहती है। क्यों पता रहती है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा कहता है। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ढांचा है, हड्डियों का ढांचा है। किसका? हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। क्या बता रहा है कि किस तरह से जुड़े हैं अलग अलग लोग अलग अलग जॉब पोजीशन पे, जिनके पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अलग अलग अथॉरिटी है। गेट इट क्लियर? और देखो, इट इज अ फ्रेमवर्क within which managerial and operational tasks are performed. हर एक मैनेजर, हर एक एम्प्लॉय जिस तरह से काम करता है वो डिफाइंड रहता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। अब देखो, ये बेसिकली क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है लोगों को उनके काम से और रिसोर्सेस से। कौन क्या काम करेगा और कितना रिसोर्स यूज करके वो काम कंप्लीट करेगा, कौन बता रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, जल्दी से देखो अब क्या है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब यहां पे देखो क्या लिखा है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड्स द शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है समझना। क्यों? अपन ने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, उसका शेप क्या होगा वो बताता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? इट बेसिकली इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर वन सुपीरियर। एक मैनेजर के अंदर इफेक्टिवली, बेहतरीन तरीके से कितने एम्प्लॉइज काम कर सकते हैं, उससे हम कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा नैरो तो क्या बनेगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? टॉल। समझो ये क्या बकबक कर रही हैं दीदी? दीदी ये बोल रही हैं कि नैरो मतलब एक है मैनेजर, एक मैनेजर के नीचे एक एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय के नीचे एक वर्कर जो लेबर है, ठीक है। नैरो मतलब एक मैनेजर एक सुपीरियर के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं? एक ही काम कर रहा है, एक के अंदर एक, ठीक है। अंडर नैरो अगर आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनेगा टॉल। ये हो गया आपका, ये हो गया सीईओ, ये हो गया आपका मैनेजर, ये हो गया आपका लेबर, ठीक है। तो क्या बना हमारा? टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना। वहीं अगर आपका वाइड है, क्या? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब एक अगर सुपीरियर है उसके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनेगा फ्लैट। कैसे? देखो यहाँ पे एक हो गया हमारा सीईओ, सीईओ ये हो गया हमारा। सीईओ के अंदर काम कर रहे हैं तरह तरह के मैनेजर्स इस ऑर्गेनाइजेशन में। एक सेल्स देख रहा है, एक प्रोडक्शन देख रहा है, एक फाइनेंस देख रहा है, एक मार्केटिंग देख रहा है, एक एचआर देख रहा है, समथिंग समथिंग। इनके अंदर काम कर रहे हैं और लोग, इन सब के अंडर काम कर रहे हैं और लोग। तो ये फ्लैट बना ना, ये टॉल था, ये फ्लैट बना। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड्स द शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्पैन अगर आपका नैरो होगा, एक मैनेजर के अंडर एक ही बंदा या कम बंदे काम करेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनेगा टॉल। अगर ये वाइड होगा, एक मैनेजर के अंडर काम करे बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स, ये होगा आपका फ्लैट। क्या? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्लियर? These things are important. इनको क्लैरिफाई करके चलो अभी से, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में ये पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। देखें, दो तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं बेस्ड ऑन व्हाट? उनके डिपार्टमेंट्स। एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अभी अपन ने देखा था डिपार्टमेंटलाइजेशन किया था, किस तरह से डिपार्टमेंट्स बनाने हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा है, फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनते हैं, स्ट्रक्चर बनता है। डिविजनल स्ट्रक्चर में डिवीजन, हर एक प्रोडक्ट का अलग डिवीजन बनता है, हर एक प्रोडक्ट का अलग डिपार्टमेंट बनता है। ओके, तो अब अपन कर लेते हैं सबसे पहले किसको? फंक्शनल स्ट्रक्चर को क्लियर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? ग्रुपिंग एक्टिविटीज एंड जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस मतलब
फाइनेंस वाले फाइनेंस देखेंगे, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन देखेंगे, एचआर वाले एचआर देखेंगे। एक प्रोडक्ट बन रहा है हमारे यहाँ कद्दू, कुछ हाँ ऐसा ही होता है, ड्राइंग खराब है, डू नॉट जज। तो कद्दू का प्रोडक्शन हो रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। कद्दू से बन रही है प्योरे, ठीक है, इसकी बन रही है प्यूरी, कैंड प्यूरी, ये बेच रहे हैं हम। अब इस कैंड प्यूरी का प्रोडक्शन कोई एक डिपार्टमेंट देखेगा, कैंड प्यूरी का एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग किस तरह से हम बेचें वो अलग डिपार्टमेंट देखेगा। इसमें कितना पैसा किस लेवल पे जाना है, कितना पैसा हम प्रोडक्शन में लगाएंगे, कितना एडवर्टाइजमेंट में लगाएंगे, वो देखेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। लोगों को खुश कैसे रखना है, हैप्पी रहें, एफिशिएंटली काम करें, एचआर डिपार्टमेंट। तो ये क्या हुआ, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बेसिस पे अगर आप डिवीजन बना रहे हो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन का। आपने अपना स्ट्रक्चर किसके बेसिस पे बनाया, फंक्शंस के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ देखो, ईच डिपार्टमेंट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड फंक्शंस और टेरिटरी। हर एक डिपार्टमेंट को, अब जैसे अपन ने बोल दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट है, टेरिटरी बेसिस पे भी इसको और डिवाइड कर सकते हो। जैसे नॉर्थ इंडियन फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर द प्योरे कंपनी, ईस्ट इंडियन फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर द प्योरे कंपनी, ठीक है, या ईस्ट इंडियन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके। दूसरा स्पेशलाइजेशन, इनको भी अगर आप फर्दर देखो, जैसे मार्केटिंग में देखो, मार्केटिंग में बोला अपन ने मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इसको और फर्दर डिवाइड कर दो, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, ठीक है, और डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, ठीक है। तो इन फंक्शंस को भी स्पेशलाइजेशन में आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंडर। आया समझ में, क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, इनके फीचर्स क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या है। अच्छा पहले एडवांटेजेस देखें अपन, एडवांटेजेस, ओके। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होता है, जिस जॉब के लिए आपको रखा गया है, आपको एज अ सेल्स पर्सन हायर किया है, तो आप सेल्स पर्सन की तरह ही डेवलप होगे। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आएगा, आप वही काम बार बार करोगे, ठीक है, एक ही डिपार्टमेंट में बैठ के। गेट इट। प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही डिपार्टमेंट के अलग अलग एक प्रोडक्ट है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, किस तरह से, फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। ये सारे फंक्शंस एक दूसरे के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं है। कैसे, देखो, एचआर वाले, फाइनेंस वाले, इनके यहाँ कुछ दिक्कत आ रही है, लोगों को बोनस चाहिए, तो इन्होंने क्या बोला, सीधे जाके बोल दिया कि भैया देखो परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी, आपके सामने है पूरे स्टैटिस्टिक्स, अब आप बोनस दो हमको। तो फाइनेंस वालों ने क्या किया, इनका चेक किया जल्दी से और जल्दी से तुरंत दे दिया। तो कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट्स बहुत तगड़ा रहता है, कहाँ, फंक्शनल स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट, इंक्रीजेस मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मैनेजर्स को ईजी होता है मैनेज करना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कियोस नहीं है। डिपार्टमेंट्स सबको पता है एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, सबका इफेक्ट सामने दिख रहा है, जो भी स्लैक करेगा सामने पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ जाती है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी। लोगों को डायरेक्टली आप बोल सकते हो, देखो पंपकिन पाई की प्योरे बनाई आपने, अब हो सकता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट थोड़ा स्लैक कर रहा हो, उसने एडवर्टाइजमेंट तगड़ी करी नहीं, तो हमारा क्या हुआ, प्रोडक्शन तो हो रहा है बाकायदा, लेकिन अब वो पाइलअप होने लगा, पाइलअप हुए तो इन्वेंट्री का साइज बढ़ गया। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रहा है कि सेल्स तो हो ही नहीं रहे भैया, तो कौन स्लैक कर रहा है, तो आप सीधा किसको जाके पकड़ोगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पकड़ोगे, ठीक है। तो क्या हुआ, मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ गई, ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ गई, क्योंकि आप एरर्स को तुरंत की तुरंत रेक्टिफाई कर लोगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इतना तगड़ा है। नेक्स्ट देखो, इट लीड्स टू मिनिमम ड्यूप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। हर एक डिपार्टमेंट को अपनी जॉब पता है, ठीक है, फाइनेंस वाले फाइनेंस करेंगे, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग करेंगे, किसी का भी ड्यूटी क्लैश हो रहा है क्या, नहीं, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का तो सवाल ही नहीं होता, एक जॉब को दोबारा कोई नहीं करेगा, ओके। इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग, एक ही काम को एक बंदा बार बार कर रहा है, एक ही डिपार्टमेंट में बैठ के कर रहा है। फाइनेंस वाला अकाउंटेंट जो है वो गजब का अकाउंटेंट बन गया, क्यों, क्योंकि उससे अकाउंटेंसी कराई जा रही है पिछले 10 सालों से, ठीक है।
तो वो ट्रेनिंग करना उनकी ईजी हो जाती है, क्योंकि आपको एक ही सेट ऑफ ड्यूटीज़ बार बार करानी है उनसे। ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस, हर एक फंक्शन को आप सफिशिएंट अटेंशन दे पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने देखा था ना, कोई भी अगर डिपार्टमेंट कोई भी फंक्शन स्लैक कर रहा होगा तो अपन उसको तुरंत के तुरंत पकड़ लेंगे। आपकी वजह से, मार्केटिंग वालों की वजह से सेल्स नहीं हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, एचआर वालों को दिक्कत हो रही है क्या देने में, सैलरी। ठीक है, तो हर एक फंक्शन को आप फंक्शनल स्ट्रक्चर में ड्यू अटेंशन, सफिशिएंट अटेंशन दे सकते हो। इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान देखें क्या क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर आर इट प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहे हैं, एचआर है डिपार्टमेंट एक, ठीक है, एक है फाइनेंस, एक है सेल्स, या इसको सेल्स मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, एक है मार्केटिंग। मार्केटिंग वाला जाएगा फाइनेंस के पास बोलने कि हमारा और बजट बढ़ाओ, हमको और ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स करने, ठीक है। एचआर वाला जाके बोलेगा फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है कि हमें सैलरी बढ़ानी, बोनस देना, लोगों ने बेहतरीन काम किया। अब ये फंस रहा है बीच में, ठीक है। तो अब सब क्या कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा करने में लगे, मतलब सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं। उनको कोई परवाह नहीं पूरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल था, ठीक है, उन्हें कोई टेंशन नहीं। उन्हें क्या चाहिए, सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं, बस। So it places less importance on the overall general big what objective of the organization. Problem of coordination, ठीक है, कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट अच्छा रहेगा। कैसे, फाइनेंस का डिपार्टमेंट में फाइनेंस वाले लोग एक दूसरे से बहुत शानदार तरीके से बात करेंगे, लेकिन जैसे अभी अपन ने देखा फाइनेंस वाले क्या चाह रहे हैं कि उनका मार्केटिंग वाले क्या चाह रहे हैं, उनका हेल्प करे फाइनेंस, एचआर वाले चाह रहे हैं उनका हेल्प करे फाइनेंस। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं रहा, इन दोनों के बीच में तकरार हो रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन आ जाती है। कई बार इनफ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। क्यों, अब इन्होंने इनको बजट नहीं दिया तो ये अड़ जाएंगे कि भैया हम मार्केटिंग ही नहीं कर रहे, अब दमदार मार्केटिंग नहीं करेंगे, आपने हमको हमारा बजट ही नहीं बढ़ाया, ठीक है। इनफ्लेक्सिबिलिटी आ गई, प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा है, एचआर वाले खुश हो गए लेकिन मार्केटिंग हो ही नहीं रही। इनफ्लेक्सिबिलिटी, कहीं आपने कुछ चेंज किया, उसको दूसरा डिपार्टमेंट अडॉप्ट कितनी जल्दी करेगा ये कह नहीं सकते। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हर एक डिपार्टमेंट अपना इंटरेस्ट पहले रखेगा। अपन ने एग्जांपल देखा है यहाँ पे, हर एक डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना चाहेगा। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। कैसे, देखो जैसे कि अब सारे डिपार्टमेंट्स इक्वल हैं, ठीक है, अब किसने कितनी ज़्यादा स्लैक किया, किसने कहाँ गड़बड़ करी, ये अकाउंटेबिलिटी ठहराना थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं, एचआर हेड का या मार्केटिंग वाला क्या कहेगा कि फाइनेंस हेड ने हमारा पैसा नहीं बढ़ाया इसलिए हमने मार्केटिंग नहीं करी। फाइनेंस वाला क्या करेगा, अरे भैया हमारी गलती नहीं थी क्योंकि हमने जो अपना पैसा था एक्स्ट्रा बजट का वो एचआर वालों को दे दिया। एचआर वाले कहेंगे तो अब हम क्या करें, हमें तो चाहिए थी सैलरी। तो इस कारण से डिफ़िकल्ट हो जाता है अकाउंटेबिलिटी ठहराना कि किसकी एग्जैक्टली गलती थी। हाँ, हम अंदाज़ा लगा सकते कि हाँ ये डिपार्टमेंट की गलती है, लेकिन डिपार्टमेंट हेड्स एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलने में पीछे नहीं हटते। चलो ये हो गया अपना डिसएडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट देखिए अब क्या है, सूटेबिलिटी। ये टाइप का स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट है, किस सिचुएशन के लिए परफेक्ट है। तो सबसे पहले देखो, जहां पे डिवीजन ऑफ वर्क हो एज पर फंक्शंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पे हम चाह रहे हो फंक्शंस, ऑपरेशंस के बेसिस पे डिवीजन हो। पहला तो वो हो गया। स्पेशलाइजेशन इन ईच फंक्शन, हम चाह रहे हैं कि हर एक फंक्शन में लोग स्पेशलाइज करें। दूसरा ये हो गया रिक्वायरमेंट। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर जॉब्स, ये हम चाह रहे हैं कि जो पैसों से रिलेटेड काम हैं वो एक जगह हो। मार्केटिंग से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स, प्रिंटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, मेल कैंपेन्स, ये सब एक जगह हो। सिमिलर टाइप की जो जॉब्स हैं, टास्क्स हैं, वो एक्टिविटीज़ को हम एक साथ ग्रुप करें, ऐसा चाह रहे हो अगर, तो अपन फंक्शनल क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट बना रही है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि सोचो यहाँ पे आपने बनाई एक ड्रेस, ठीक है, ये हो गई अपनी सुंदर सी ड्रेस। अब सिर्फ आप एक ड्रेस ही बना रहे हो,
ठीक है, या ड्रेस नहीं तो क्लोथ्स ले लो, ड्रेस या ले लो एक जीन्स बना लिया आपने, ठीक है, एक आपने बना ली बकेट हैट, ठीक है, ये सब क्या है, क्लोथियर्स है। तो क्लोथिंग इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो तो इससे रिलेटेड फाइनेंस का एक ही डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग का एक दूसरा, ठीक है, लेकिन सबका फोकस किस पे रहेगा, सिर्फ इन प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट है। ओके अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में। ओके नेक्स्ट, अब अपना खत्म हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या आएगा अपना, डिविजनल स्ट्रक्चर। इसको पढ़ ले, डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब आपने अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए, मतलब डिवाइड कर दिया अपनी कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू प्रोड्यूस। ठीक है, देखो क्या मतलब, ग्रुपिंग एक्टिविटीज एंड जॉब्स रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट अंडर वन डिपार्टमेंट। जैसे आपकी कंपनी बना रही है कॉस्मेटिक्स, आपकी कंपनी बना रही बैग्स, आपकी कंपनी बना रही क्लेंजर्स या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, हर एक प्रोडक्ट लाइन का अपना एक डिपार्टमेंट होगा। जैसे कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड होगा इसका HR डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक्स का होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक्स का होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट, बैग्स का होगा HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का अपना होगा सब कुछ। हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड हर एक फंक्शन को उस प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप डाल रहे हो तो आप कर रहे हो डिविजनल स्ट्रक्चरिंग। गेट इट? यहां देखो, फाउंड ओनली इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन प्रोडक्ट्स। अब आप लॉजिकली सोचो, एक प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, एक प्रोडक्ट का एक ही तो डिपार्टमेंट बनाओगे ना, एक ही डिवीजन बनाओगे, एक डिवीजन के अंदर उसके सारे डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। कैसे? HR, फाइनेंस, मार्केटिंग। ठीक है, जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो तभी पाया जा सकता है जब आप मोर देन वन प्रोडक्ट लाइन बना रहे हो, मोर देन वन प्रोडक्ट्स में खेल रहे हो। ओके, देखिए इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो एडवांटेज नंबर 1 इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। आप यहाँ पे जनरल स्पेशलाइजेशन नहीं करते हो ऑपरेशन में, आप क्या करते हो? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। क्योंकि एक डिपार्टमेंट जो है वो एक तरह के प्रोडक्ट में डील कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे तरह के प्रोडक्ट में, ठीक है, तीसरा डिपार्टमेंट तीसरे। तो आप प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन करते हो, उस प्रोडक्ट को बनाने में ये डिपार्टमेंट महारत हासिल कर लेगा। इस डिपार्टमेंट से जुड़े सारे फंक्शंस अपनी स्ट्रीम में अपने प्रोडक्ट के लिए प्रो होंगे। यहाँ पे अपनी स्ट्रीम में अपने प्रोडक्ट के लिए कौन कौन? इसका अलग फाइनेंस होगा, HR होगा, इसका अलग, इसका मार्केटिंग होगा। ये सबका एम क्या है? प्रोडक्ट ए को बेचना, प्रोडक्ट ए में महारत हासिल करना। ओके, तो प्रोडक्ट बेस्ड स्पेशलाइजेशन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, फास्ट डिसीजन मेकिंग, तुरंत। हर एक प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट अलग है, तो अगर इनको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई चेंज लाना है तो जल्दी से ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका डिपार्टमेंट ना इन पे डिपेंडेंट है ना इन पे डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंटली खेलता है यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट। कहाँ पे? डिविजनल स्ट्रक्चर में। अकाउंटेबिलिटी रहती है। क्यों? कॉस्मेटिक्स नहीं बिके तो कौन से डिपार्टमेंट को जाके पकड़ोगे? कॉस्मेटिक्स के पूरे डिवीजन को पकड़ोगे कि कॉस्मेटिक्स का पूरा डिवीजन स्लैक कर रहा था इसलिए कॉस्मेटिक्स नहीं बिके। वहीं जो डिपार्टमेंट बी था बैग्स का वो तो बिके, डिपार्टमेंट सी था जो क्लेंजर्स का वो भी बिके। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, जल्दी से तुरंत के तुरंत चेंज ला सकते हो। क्यों? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है, किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ना। आपको स्ट्रैटेजाइज करना है कि किस तरह से कॉस्मेटिक्स का अपन व्यापार बढ़ाएं, तो आप अपने डिपार्टमेंट में चेंज तुरंत ला सकते हो, तुरंत उसका इम्प्लीकेशन आपको दिख जाएगा। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ यहाँ पे होता ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन और ग्रोथ करना इजी है, यहाँ पे माथापच्ची नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? हर एक डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है। अब आपको एक्सपैंड करनी है अपनी प्रोडक्ट लाइन, अब आप ला रहे हो मार्केट में एक नया प्रोडक्ट उतार रहे हो, प्रोडक्ट डी, ठीक है, अभी प्रोडक्ट डी को उतारना ईजी है क्योंकि ये इन लोगों से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ की खिचड़ी यहीं रहेगी, नई खिचड़ी आप अलग से पका सकते हो। खत्म। वाह, डिसएडवांटेजेस पढ़े हम जल्दी से। तो डिसएडवांटेज नंबर 1 इज मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड है रिसोर्सेज? क्योंकि सोचो ना सर, आप ह्यूमन रिसोर्स को ही लेके सोचो, हर एक डिपार्टमेंट का अपना HR का डिपार्टमेंट है, क्या लेवल पे जनता चाहिए होगी, ठीक है, क्या लेवल पे प्रोफेशनल्स इंटेलेक्चुअल लोग चाहिए होंगे। हर एक प्रोडक्ट का अपना एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट कितने हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में? कम से कम 5-6।
अगर आप 5-6 प्रोडक्ट्स चला रहे हो, 5-6 प्रोडक्ट्स की लाइन बना रहे हो, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी का अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, अपना एचआर होगा, अपना फाइनेंस होगा, तो रिसोर्सेज की बम्पर रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट होते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन, क्योंकि आप प्रोडक्ट के बेसिस पे कर रहे हो तो हर एक बंदा सिर्फ अपने प्रोडक्ट से मतलब रखेगा, उसको कोई परवाह नहीं बाजू वाला प्रोडक्ट क्या कर रहा है, हमारा जो सेम कंपनी का प्रोडक्ट दूसरा है वो कैसे अच्छा करे, उसमें हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, ये किस तरह से हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। हम अपना प्रोडक्ट का देखेंगे, हॉर्स पार्ट लगा के सिर्फ उसका काम करेंगे। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आते हैं? क्योंकि देखो, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ठीक है, यहाँ पे पैसों की कमी हो रही है। अब एक जो है मेन ट्रेजरी है, यहाँ से पैसा जा रहा है सबके पास, फंड्स यहाँ से हर एक प्रोडक्ट के लिए जा रहे हैं। ये वाले डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो कहेगा कि हमको ज़रूरत है, हमको दो, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा करा पाए। हम अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देंगे, एचआर को देंगे, ये कह रहे नहीं हमको दो, ये कह रहे नहीं हमको दो, क्योंकि सब अपने प्रोडक्ट से कंसर्न है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। नेक्स्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट। कॉस्ट देखो कितनी बढ़ गई है, क्योंकि आपको हर एक प्रोडक्ट का अपना एक डिपार्टमेंट मेंटेन करना है, हर एक डिपार्टमेंट में सब डिपार्टमेंट हर एक प्रोडक्ट के मेंटेन करने, कॉस्ट शूट होती है, स्काई रॉकेट होती है। तो ये फीजिबल कब है इस टाइप का स्ट्रक्चर, सूटेबल कब है? जब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट मोर देन वन प्रोडक्ट हो। अगर एक प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, तब आप ये स्ट्रक्चर बनाते हो ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट और डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स, तब ये आएगा। ऑर्गेनाइजेशंस दैट रिक्वायर स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट बेस्ड स्पेशलाइजेशन चाहिए अगर आपको, तो आप ये वाली स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करोगे। रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्फ कंटेन्ड डिविजन, हर एक प्रोडक्ट का सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन हो, अपने आप में वो पूरा हो। अगर आप ये इस टाइप का एम कर रहे हो स्ट्रक्चर, सो डिविजनल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ग्रोइंग कंपनीज दैट प्लान टू ऐड मोर प्रोडक्ट्स। अगर आप सोच रहे हो कि हमने 2 प्रोडक्ट्स उतारे मार्केट में, हमें और उतारने, हम आने वाले 6 महीनों में 4 प्रोडक्ट्स और उतारेंगे, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करो। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप छेड़छाड़ करोगे उन प्रोडक्ट्स के लिए जो आप उतारने वाले मार्केट में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन को कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखें दोनों के बीच में डिफरेंस। अपन ने पढ़ लिया फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और डिविजनल स्ट्रक्चर, दोनों के बीच का डिफरेंस समझो जल्दी से। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर का बेसिस ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, किसके बेसिस पे बने हैं ये सारे फंक्शनल डिविजन्स? ऑब्वियसली फंक्शन, नाम ही कह रहा है। यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट उतने सारे आपके डिविजन्स। नेक्स्ट देखो, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या यहाँ रहती है? यहाँ डिफिकल्ट होती है एस्टैब्लिश करना, क्योंकि डिपार्टमेंट हेड्स एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि हम फाइनेंस डिपार्टमेंट ने गलत किया, एचआर डिपार्टमेंट ने गलत किया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने गलत किया। यहाँ पे थोड़ा हायर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, हायर डिग्री की। क्यों? क्योंकि हर एक डिवीजन अलग है, जो डिवीजन जहां स्लैक करेगा उसका रिजल्ट हमें सामने दिख जाएगा, हम उस जाके उस डिवीजन को पकड़ेंगे। इजी एज ईच डिपार्टमेंट वर्क्स इंडिपेंडेंटली, हर एक डिवीजन इंडिपेंडेंट है, कोई किसी से रिलेटेड है नहीं, ब्लेम कैसे करोगे? कॉस्ट, यहाँ पे क्या कॉस्ट कम रहती है? बिल्कुल रहती है। इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ इकोनॉमिकल नहीं रहता है, नॉट वेरी इकोनॉमिकल। यहाँ थोड़ी हेफ्टी अमाउंट लगता है आपका इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रन करने में। नेक्स्ट देखो, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, क्या यहाँ पे एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता है? सो लेस चांसेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज मैनेजर स्पेशलाइज ओनली इन वन फंक्शन। आपको एक ही फंक्शन परफॉर्म करना है। आप सेल्स पर्सन अपॉइंट हुए थे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, आप सिर्फ वही काम करोगे जीवन भर, तो लेस चांसेस होते हैं कि ये सेल्स पर्सन ये भी इच्छा रखे कि यार फाइनेंस जो अकाउंटेंट है वो कैसे काम संभाल रहा है, इसको इच्छा थोड़ी कम रहती है। लेकिन यहाँ पे मोर चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपॉइंट क्यों किया था? आपको अपॉइंट किया था कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट में, तो एक मैनेजर कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट का फाइनेंस भी देख लेगा, एचआर भी देख लेगा, मार्केटिंग भी देख लेगा, तो वो डेवलप करता है मल्टी फसाड तरीके से, बहुत सारी चीज़ों में घुसता है एक मैनेजर। कहाँ? डिविजनल स्ट्रक्चर में। स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है बेस्ड ऑन फंक्शंस, ऑपरेशंस। यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, हर प्रोडक्ट में आप किस तरह से महारत हासिल करो उसे बेचने में, उसे प्रोड्यूस करने में, उसे फाइनेंस करने में, ठीक है, फंड्स इकट्ठा करने में, इन्वेस्टर्स। सूटेबल कब है ये? वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए
यूजुअली तो सभी के लिए सूटेबल है ये, ज़्यादातर उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जहाँ पे एक प्रोडक्ट लाइन हो। यहाँ पे जब मल्टी प्रोडक्ट लाइन हो आपके पास, ठीक है, मोर देन वन प्रोडक्ट। क्लियर? यहाँ हो गया अपना ये चैप्टर, नहीं खत्म हुआ, एपिसोड खत्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस पे। अब अपन ने पढ़े थे कि स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड डिफरेंसेस या कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे हम स्पेशलाइजेशन पे डिफरेंशिएट करते हैं, फंक्शनल, प्रोडक्ट, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, कम्युनिकेशन चेन, नेटवर्क, इसके बेसिस पे कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं। दो होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एकदम टाई वाई एकदम याद आती ना फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, हाँ गॉसिप, यू नो, वो वाला, ठीक है। फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या कहता है? द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड व्हेन मैनेजर्स परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस फॉर सिस्टमैटिक एंड स्मूथ वर्किंग एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जब मैनेजर्स ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, सबको सबकी ड्यूटी देते हैं, पूरा नेटवर्क बनाते हैं, रिसोर्सेस एलोकेट करते हैं, तब आता है फॉर्मल स्ट्रक्चर एक्शन में। ऑटोमेटिकली ये तब बनता है, ठीक है। मतलब मैनेजर्स इसे इंटेंशनली बनाते हैं, ओके। इनफॉर्मल क्या होता है? द नेटवर्क ऑफ सोशल एंड friendly groups that is formed because of the interaction between employees working at different positions। अब आपने नेटवर्क बना दिया, यहाँ फॉर्मल नेटवर्क बना दिया कि A यहाँ रहेगा, B यहाँ रहेगा, C यहाँ रहेगा, D यहाँ रहेगा, E यहाँ, F यहाँ, G H I, ठीक है। ये बना दिया अपन ने एक स्ट्रक्चर। Hang in there, do not judge my drawing everyone, okay। तो A के नीचे आएंगे दो बंदे B और C के नीचे ये तीन, यहाँ पे ये तीन, ठीक है। अपन ने डिसाइड कर दिया तुमको इतनी इतनी पावर्स हैं, तुम ये कर सकते हो, तुमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारी ड्यूटीज़ है। जब ये इससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा, फ्रेंड्स बनेंगे, गप्पे मारेंगे, गॉसिप करेंगे, तब बनेगा क्या? इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब वो स्ट्रक्चर जो कि ग्रुप्स बनाते हैं फ्रेंडली सोशल नीड्स सैटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। ये अनइंटेंशनली बनते हैं बट ऑटोमेटिकली बनते हैं। जहां आपने फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया, इनफॉर्मल बनेगा ही। ऐसा तो होता नहीं है कि आपने ना एक पॉड दे दिया है उसको कि यही काम करना है, ताला मार दिया कि यहाँ से हिलेगा ना, अगर किसी से भी बात करता हुआ दिखा तो नौकरी गई। ऐसा तो होता नहीं है। लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन बना लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। चलो जरा अब इनको डेप्थ में पढ़ लें। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर ये क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसे डेलिबरेटली बनाया जाता है, इंटेंशनली बनाया जाता है। किसके थ्रू? मैनेजर्स के। फीचर्स पढ़ लें अपन इसके। तो क्रिएटेड इंटेंशनली बाय मैनेजर्स, इंटेंशनली बनाते हैं इसे मैनेजर्स। पर्पस क्या है इसका? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्यों बनाया इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर? ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जिस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है, वो अचीव हो जाए। ईच इंडिविजुअल इज असाइंड अ स्पेसिफिक जॉब। हर एक इंडिविजुअल की एक ड्यूटी सेट दे दिया जाता है, ये आपकी ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको आंसर करोगे, इसको आंसर करोगे, खत्म। फिक्स्ड अथॉरिटी एंड पावर, आपके पास इतनी पावर्स रहेंगी, आप ये डिसीजन ले सकते हो। क्रिएट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, जहां आपने पावर दी लोगों को, मतलब आप ये भी दे रहे हो कि तुम इसको कमांड कर सकते हो, तुम इसको कमांड कर सकते हो, तुम इसको कमांड कर सकते हो, लेकिन तुम किसी को कमांड नहीं कर सकते। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट, ऊपर वाला नीचे वाला, बॉस और एम्प्लॉय का आपने रिलेशन क्रिएट कर दिया। कहाँ? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। क्रिएट्स अ स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन, हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में, हमारे महाशय टेलर ने, फियोल ने दिया था हमको स्केलर चेन का क्या प्रिंसिपल। मतलब आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है अगर बात करना है। अगर इसको बात करना है यहाँ वाले किसी बंदे से, तो ये वाला बंदा क्रॉस करना पड़ेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर ये यहाँ पाएगा, जंप नहीं करना, ठीक है। ये हो गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के फीचर्स। नेक्स्ट देखो भाई लोग, नेक्स्ट क्या है? एडवांटेजेस। ओके, इसके एडवांटेजेस देख लें कि अपन बना क्यों रहे थे, पंचायत क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले सिस्टमैटिक वर्किंग होती है। आपने सब कुछ प्री डिफाइंड दे दिया, एक स्ट्रक्चर दे दिया, स्केलेटन दे दिया, इस पे काम करना है, इसको फॉलो करके काम करना है, सिस्टमैटिक वर्किंग होगी ऑब्वियसली।
अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सब कुछ पंचायत करने का एम ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने का, तो ये असिस्ट करता है उसमें। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, ठीक है। अब देखो अपन ने ये बोल दिया कि मोंटू चोंटू, ठीक है, दो लोग हैं, तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुम्हारी ड्यूटी ये है, कहीं ओवरलैपिंग हो रही है क्या? एक जना दो, क्या एक ड्यूटी को दो जने कर रहे हैं? नहीं, वो अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या करता है? नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, कोऑर्डिनेशन रहता है, सब कुछ प्री डिफाइंड है, प्री डिसाइडेड है, कुछ चेंज हो नहीं रहा है फ्रीक्वेंटली, सबको सब कुछ पता है ऑलरेडी, तो कोऑर्डिनेशन रहेगा। कैसे रहेगा? हमें पता है कि हमें अपना काम करके अपडेट देना इमीडिएट बॉस को, सुपीरियर को पता है कि हम जैसे सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा इकट्ठा करके उससे अपने बॉस को देना है, किससे क्या डेटा लेना है, किसको क्या ड्यूटी दी थी, क्या काम दिया था, सब कुछ पता है हमको, स्ट्रक्चर में मेंशन्ड है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है। क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड मतलब ये इंसान इसको कमांड करेगा, ये इंसान इसको कमांड करेगा। यहाँ पे दो बंदे हैं, इनका बॉस है ये यहाँ से आके इनको कमांड नहीं करेगा, चेन ऑफ कमांड, ठीक है। कौन किसे कमांड करेगा ये भी डिसाइडेड रहता है। मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, यहाँ पे एम्फेसिस किस पे रहता है? मेन पर्पस क्या है कि काम हो, ठीक है। बतौलीबाजी यहाँ पे नहीं है, बतौलीबाजी कहाँ आएगी? इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में, उसको भी पढ़ेंगे अपन, थांबा। डिसएडवांटेजेस देखो इसके, आप नुकसान क्या है इतना गजब का रिजिड स्ट्रक्चर बनाने के? नुकसान ये है कि भैया डिले इन एक्शन होता है। क्यों? क्योंकि आप स्केलर चेन टाइप का फॉलो कर रहे हो। पर्सन ए है, उसे काम है पर्सन जेड से, तो बी से लेके वाई तक उसे सबसे गुजरना पड़ेगा, तब वो जेड तक पहुंचेगा। तो बच्चे हो जाएंगे, सदियां बीत जाएंगी, डिसीजन लिया ही नहीं जा रहा है, तो डिले एक्शन होता है, ठीक है। इतना एग्जैजरेट नहीं करना एग्जाम में, ठीक है, नंबर काट लेंगे लोग तुम्हारे। इग्नोर सोशल नीड्स, लोगों की सोशल नीड्स होती है, यार ना थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बॉस ने आके ना वाट लगा दी, अब थोड़ी अपन बुराई करें ज़रा, तो बुराई तो कर ही नहीं पा रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, सोशल नीड पे ध्यान नहीं दिया जाता। बुराई इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। सोशल नीड्स, आपको कुछ शेयर करना है, दोस्तों से मिलना है, बातें करनी है, गॉसिप करनी है, आज क्या किया, आज दिन कैसा था, ये सब आप नहीं कर पाओगे इसमें शेयर। एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, सिर्फ वर्क पे ध्यान रहता है, आप क्या फील कर रहे हो, क्या आप टॉर्चर हो रहे हो, क्या आप पे ओवरबर्डन है वर्क का, ये सब यहाँ पे कोई ख्याल नहीं रखेगा, सिर्फ काम करो और जाओ। अब देखें अपन नेक्स्ट, चलो यहाँ कर लिया अपन ने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंप्लीट। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसके क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले देखो, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, ठीक है। जहां आपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डाला, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपने आप क्रिएट होगा, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हमें बकर करनी होती है, हमें बात करनी होती है लोगों से। तो हमारा सुपीरियर हो, सबऑर्डिनेट हो, अपन पूछते ना, सर कैसा चल रहा है काम आजकल, सब बढ़िया एकदम, सबऑर्डिनेट से, और राजू क्या चल रहा है आजकल घर में, सब बढ़िया, बातें करी, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इसको आप डेलिबरेटली नहीं क्रिएट करवाते हो कि ए तू आज इससे पूछेगा, ये पूछेगा। नेक्स्ट, पर्पस इज टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। काम धंधा तो एक तरफ, यहाँ पे मेन पर्पस क्या होता है कि हमें मन की शांति मिले, हमें भड़ास निकाली, भाई बहुत आज गुस्सा आ गई, बॉस ने ना मतलब एकदम अच्छा नहीं किया, इतने एफर्ट्स डाले थे, प्रेज तो किया ही नहीं, रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, हमें कहीं किसी से बात करनी है, तो अपन दोस्त से बात कर रहे हैं, यार बॉस ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिला, शांति मिली, थोड़ा मन हल्का हो गया। एम उसका ये है, किसका? इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का। Does not follow fixed path of communication। यहाँ पे अगर तुम्हें गप्पे मारने, ये यहाँ बैठे हो तुम, ठीक है, यहाँ तुम्हारा बॉस बैठा है, यहाँ तुम्हारे कॉलीग्स बैठे हैं, तुम्हारे बॉस से अच्छी ट्यूनिंग है, तो तुम उनसे जाकर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में डायरेक्टली बात कर लोगे। तुम्हें ये नहीं है कि बीच में जो भी जितने पंचायत लोग हैं उनसे क्रॉस होके जाना है बॉस से मिलने, ठीक है। इनफॉर्मली अगर तुम्हें बात करनी है कि यार आज तो मतलब मज़ा नहीं आया, क्योंकि तुम दोनों फ्रेंड्स हो, ठीक है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट नोन, हेंस नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ फैक्ट्स। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता ही नहीं रहती है, इसने कुछ बात शुरू करी, ठीक है, इसने वो बात फैला दी, अब पता ही नहीं कि बात इसने शुरू करी थी या इसने शुरू करी थी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी, आप जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा पाते हो यहाँ पे कि यार ये जो ये बात हुई है, गलत बात है, ये कही किसने, क्या पता, गॉसिप हो रही थी, अपन तो ग्रुप में सुन रहे थे, हमें किसी ने बोला और हमने सुन लिया, हमने आगे बढ़ा दी बात, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉर्मल स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर तभी पैदा हो सकता है जब एक फॉर्मल स्ट्रक्चर हो। ऑफिस में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था, ठीक है, लोग कभी भी आ रहे कभी भी जा रहे, तो क्या आप फ्रेंड्स बना पाओगे? नहीं। एक फिक्स टाइम है, इतने बजे से इतने बजे ये यहाँ बैठेगा बंदा, अपन उसके बाजू में बैठ रहे थे तो अपन ने बात करना शुरू की। तो इसकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है किस पे? फॉर्मल स्ट्रक्चर पे। आ गया समझ? अब देखें भैया इसके फायदे क्या क्या हैं। 3 फायदे नन्हे नन्हे से। फास्ट कम्युनिकेशन होता है। कई बार ना इसको स्ट्रैटेजिकली मैनेजर्स यूज करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अपने डिसीजंस लेने के लिए। जैसे किसी ने बोला यार ये तेरे को पसंद नहीं आ रहा ना ऐसे काम करना, तो एक काम कर जाके ना बॉस ने ऐसे बातों बातों में बोल देना। तो बातों बातों में बोल देना इस इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का एक पार्ट, ठीक है, या हिस्सा, एस्पेक्ट। फास्ट कम्युनिकेशन होता है, इससे हमें पूरी स्केलर चेन फॉलो नहीं करनी, तुरंत जाके हमने बोल दिया। हो सकता है बॉस उस बात को सुन ले, उसमें लॉजिक ढूंढे, उसको इंप्लीमेंट करा दे, ठीक है। फुलफिल सोशल नीड, हमें मन की शांति मिल जाती है। जो सोशल नीड्स है, हमारे एक सोशल एनिमल है ना हम मनुष्य, तो उसकी वो सोशल नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं। करेक्ट फीडबैक भी मिल जाता है। अब देखो तुम ना पर्सनली रिलेटेड हो किसी से, तो तुम ना ऐसे मक्खन पॉलिश करके शुगर कोट करके फीडबैक नहीं दोगे बॉस को। बॉस को तुम अगर तुम बॉस को या तुम्हारा कोई कॉलीग है तुमसे फीडबैक मांग रहा है, तो तुम ये भी बोल सकते हो यार देख, अगर मैं कॉलीग की तरह बोलूँ तो इट्स गुड एफर्ट, बट अगर मैं दोस्त की तरह बोलूँ, जो कि इसमें होता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में, तो यार पता है ज़्यादा एफर्ट्स डाल सकता था तू, और अच्छा कर सकता था, मेरे पास ये टिप है, ये कर ले। फीडबैक ऑनेस्ट मिलता है यहाँ पे। इसके नुकसान क्या क्या हैं, तो भैया नुकसान भी देख लें आप। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के 3 नुकसान हैं कि रूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं। किसी ने कुछ बात कही, कहीं से चिंगारी उठी, लो ज्वाला, हर जगह वो रूमर फैल चुकी है, ठीक है। रूमर्स फैलती क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है, कोई किसी से बोल रहा, कोई किसी से बोल रहा, बात बढ़ती जा रही, लो पहाड़ बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, नो सिस्टमैटिक वर्किंग। सिस्टम की बात कर भी क्यों रहे हो यार, इनफॉर्मल है, गप्पे मारने आ रहे हैं लोग लिटरली, ठीक है। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ना साइकोलॉजी से छेड़ कर रहे हो। साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है। आपको किसी ने, आप बहुत अच्छा मान रहे थे, एक पर्सन था, ठीक है, कोई था मोंटू को अपन बहुत एकदम देवता मान रहे थे, यार क्या काम करता है। किसी ने आके चुगली करी, पता है ये काम खुद नहीं करता, ये ना टीपता किसी का, अरे लो अपन ने बना लिया उसके लिए गलत नेगेटिव कि यार बिल्कुल पसंद नहीं। अब फिर क्या हुआ, क्लैश होने लगे अपने मोंटू के साथ। या मैं तो सच्चाई से काम कर रहा था, मोंटू देखना जरा चीट करता है, टीपता है दूसरों का काम। तो क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं कई बार, ठीक है। या बॉस के अगेंस्ट सारे मिलके खड़े हो गए, बॉस नहीं आप ये चेंज करो, नेगेटिव हो गया। मोर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे आप गप्पे मार रहे हो, तो क्या आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के गप्पे मार रहे हो? नहीं, आपको अपना सेटिस्फैक्शन चाहिए, सोशल, मेंटल, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। यहाँ पे अपने इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान रहता है। गॉसिप भी करते हो ना, तो तुम लोग ये देखना, नोटिस करना कि गॉसिप अपन अपने पर्सपेक्टिव से करते हैं। या मेरे बारे में उसने कुछ कहा क्या, या मेरे बारे में बात हो रही थी क्या, मज़ा तब आता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया अपना डिसएडवांटेजेस भी खत्म। अब आए अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। किन दोनों के बीच में? फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के बीच में डिफरेंस। जल्दी से देखेंगे अपन, टू द पॉइंट लिखना है इसको, ठीक है। एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना, ठीक है, नंबर पक्के। चलो सबसे पहले यहाँ देखो फॉर्मेशन कैसे होता है। क्या इसे जानबूझकर फॉर्म किया जाता है? तो बिल्कुल हाँ जी, डेलिबरेटली फॉर्म करते हैं मैनेजर्स। क्या इसे जानबूझकर फॉर्म किया जाता है? नहीं, ये स्पॉन्टेनियसली फॉर्म हो जाता है। जैसे ही आपने ये फॉर्म किया, ये भी फॉर्म होगा। अब यहाँ देखो इसका पर्पस क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का? सिस्टमैटिक वर्क एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसका मेन पर्पस क्या, किस एम के साथ बना रहे हो फॉर्मल स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, और एक फ्लो में काम बढ़े, एक सिस्टमैटिकली काम बढ़े, उसके लिए, ठीक है। इसका क्या पर्पस होता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मन की शांति, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखो स्ट्रक्चर, देखो इनका स्ट्रक्चर किस तरह का दिखता है, वेल डिफाइंड होता है इनका। हर एक जगह, हर एक चीज, हर एक बंदे की तय है, ठीक है।
पोजीशन हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, अथॉरिटी हुई, कौन किसको क्या बोलेगा, कौन कितना रिसोर्स यूज करेगा, ये सब तय रहता है फॉर्मल स्ट्रक्चर में. सो इट इज अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर दैट फॉलोज स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन and establishes clear cut superior subordinate relationships. ठीक है, यहाँ पे सब कुछ एकदम कायदे में चलता है. ठीक है, यहाँ क्या चलता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में? देखें, नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, कहीं भी कोई भी किसी से ही बात कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे. नो फिक्स सबॉर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप. यहाँ पे क्योंकि सबॉर्डिनेट बॉस से भी बात कर सकता है, दूसरे डिपार्टमेंट के बॉस से बात कर सकता है, दूसरे डिपार्टमेंट के बॉस से बात कर सकता है. कोई सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड नहीं होती है. पहले 3 पॉइंट्स हो गए. नेक्स्ट 2 पॉइंट्स देखें अपन. ये 2 पॉइंट्स है लीडरशिप. यहाँ पे लीडरशिप कैसी होती है? तो यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. लीडरशिप मतलब कौन किसे लीड करेगा, कौन किसकी अथॉरिटी लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे क्या है? नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. कौन किस में कितनी, देखो जिसका ज़्यादा दबदबा उसकी ज़्यादा लोग बात सुनते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या दबदबे की बात है? नहीं. यहाँ पे जो सीनियर रहेगा, सुपीरियर रहेगा, वो हमें काम देगा, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर्स रहेंगी डिसीजंस लेने की. तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, यहाँ से ये माल आएगा, वहाँ से वो माल आएगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिसका ज़्यादा रॉब, जिसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, वो उसकी बात ज़्यादा सुनते हैं. लीडरशिप कहीं यहाँ पे डिफाइंड नहीं होती है. ड्यूरेशन देखो कितने समय तक फॉर्म्ड रहता है फॉर्मल स्ट्रक्चर. सो इट इज मोर स्टेबल एंड ड्यूरेबल, और तब तक जिंदा रहता है ये स्ट्रक्चर जब तक ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है. यहाँ पे देखो ये दिस इज नॉट अ वेरी स्टेबल या ड्यूरेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका डिपेंडेंस रहता है फॉर्मल पे. ठीक है, और एक और फैक्टर देखो यहाँ पे, फ्रेंडशिप्स एंड ग्रुप्स चेंज होते रहते हैं. आपको आज एक बंदा पसंद है, कल वो नहीं पसंद, तो लो और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर आपका हट गया. ठीक है, चेंज होता रहता है. ये एक बार बन गया तो काफ़ी हद तक फिक्स्ड रहता है, और इसकी एग्जिस्टेंस तब तक रहेगी जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है. इसकी एग्जिस्टेंस चेंज होती रहती है. ओके, 2 और पॉइंट्स इसके, जल्दी से देख लो. हैंग इन देयर गाइस, वी आर डूइंग ग्रेट. रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या यहाँ फॉलो किए जाते हैं? बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, और अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए तो आपको पीनलाइज करते हैं. यहाँ पे पेनल्टी मिलती है आपको. यहाँ पे पेनल्टी मिलती है, कतई नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ रूल्स रेगुलेशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते. यहाँ पे नो प्रोविजन ऑफ फॉलोइंग रूल्स या रेगुलेशंस. यहाँ देखो इंटरडिपेंडेंस, क्या ये किसी और चीज पे डिपेंडेंट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपनी एग्जिस्टेंस के लिए? सो दिस स्ट्रक्चर कैन एग्जिस्ट सिस्टमैटिकली इंडिपेंडेंटली आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज डन. ये जैसे ही आपने ऑर्गेनाइजिंग किया, फॉर्मल स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है. ओके, लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड करता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए. ठीक है, यहाँ पे होता है अपना डिफरेंस खत्म, किसमें? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में. नेक्स्ट देखो, अच्छा हाँ, अब देखो अच्छे से समझते अपन, फिर से समझे क्या है फॉर्मल, क्या है इनफॉर्मल. ये देखो, ये है अपनी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये है चंपकलाल, दिस इज मिस्टर चंपक. ओके गाइस, ठीक है, चंपकलाल की इमीडिएट सबऑर्डिनेट है पिंकी, टोपी, मंजू. ठीक है, वाह, ये इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स हैं इनके. अब टोपी का सबऑर्डिनेट कौन है? डमडम. ठीक है, इसकी सबऑर्डिनेट है ये, इसके सबऑर्डिनेट्स हैं ये दोनों. ये है क्या? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सब कुछ सॉलिड तय कर दिया गया है कि आप लीड करोगे इनको, आप ऑब्वियसली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करोगे, लेकिन इमीडिएटली इनको लीड करोगे, ये लीड करेंगे इनको. ठीक है, कम्युनिकेशन अगर इसको करना है इससे, तो ये जाएगा अपनी इमीडिएट सुपीरियर के पास, ये जाएगी इसके पास इसकी बात लेके. आया समझ में? अब यहीं पे अगर अपन देखें, अगर लंच टाइम हुआ, इसने बात करना शुरू कर दी इससे, ठीक है, या इसने बात करना शुरू कर दी
इससे। तो ये जो रेड वाली लाइन है ये क्या बन जाएगी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, आया समझ में? ये डायग्राम से और क्लियर हो गया, बस छुट्टी। ऐसे ना डायग्राम्स कैरिकेचर्स ना ऐसे स्टिकमैन वाले अपने आंसर शीट में बनाना, बढ़िया नंबर मिलेंगे। ठीक है, बहुत पसंद आते हैं टीचर्स को। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, नया टॉपिक डेलीगेशन। अब यह कि चिड़ियों की कमी थी क्या जो एक और नई चिड़िया डाल दी इनने? तो ये बहुत इजी चिड़िया है। क्या कह रही है चिड़िया कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब समझ में आ रहा है कि पावर, अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग से कुछ रिलेटेड है। डेलीगेशन मतलब अपनी पावर को दूसरे को देना। ठीक है, समझो इसका मीनिंग, डेफिनेशन देखो। अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग responsibility and authority to the subordinates and creating accountability on those employees who are interested the authority and responsibility। मतलब क्या है, एक सबॉर्डिनेट अपने, जब एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, उससे हम कहते हैं कि वो अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रहा है, वो बांट रहा है। ठीक है, दे रहा है अपनी एक शेयर ऑफ अथॉरिटी, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपली पुट, ठीक है, सिंपली ये दिस इज सिंपली डेलीगेशन refers to downward transfer of authority from superior to subordinate। आपके बॉस के पास बहुत सारा काम था, आपके बॉस ने कहा कि ए भैया मेरे पास बहुत काम है, ये ले तू थोड़ा सा काम। ठीक है, तो वो जो थोड़ा सा काम दिया है ना, वो तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसके साथ ये भी बोला कि ये ले रख पैसे इस थोड़े से काम को करने के, देखो जो भी खर्चा आता है वो इस पैसे से कर ले। क्या दिया, अथॉरिटी भी दी, डिसीजन मेकिंग पावर दी। दिस इज वॉट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज। आया मोटा मोटी समझ? और देखें इसमें आता है या, अच्छा इस डायग्राम को समझो। ठीक है, ये है अपना सुपीरियर। ठीक है, इसके पास था एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था प्रोजेक्ट एक्स। वाओ, ठीक है, प्रोजेक्ट एक्स के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। एक प्रोजेक्ट में फाइनेंस डिपार्टमेंट भी देखना है आपको, प्रोडक्शन भी देखना है आपको, मार्केटिंग भी देखना है। तो ये जो अपनी है, इनका नाम है लीलामती। लीलामती ने अपनी पावर्स को डेलीगेट कर दिया। मतलब कि ये जो प्रोजेक्ट है, मैं पूरा प्रोजेक्ट सुपरवाइज तो करूंगी, लीलामती कहती हैं, लेकिन इसको मैं टुकड़ों में बांट रही हूँ और हर एक टुकड़े की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट्स को दे रही हूँ। फाइनेंस डिपार्टमेंट ये संभालेगा, मार्केटिंग ये संभालेगी, प्रोडक्शन ये संभालेगा। अब इसके साथ साथ आपको काम तो दे दिया कि आपको ये संभालना, इसके साथ आपको अथॉरिटी भी दे रहे हैं कि आप डिसीजन इससे रिलेटेड ले सकते हो। इन्होंने अपनी पावर्स क्या की, डेलीगेट, बांटा, उसको डाउनवर्ड फ्लो कराया। ओके, इसने क्या किया, इसने कहा ठीक है तुम ये अकाउंट संभाल लो, तुम ये कर लो। इन्होंने अपनी पावर्स दे दी इसको थोड़ी सी, कि जो मेरे को अथॉरिटी मिली उसमें से थोड़ा सा तुम रखो और तुम्हारा ये काम है, तुम्हें ये करके देना है। इन्होंने इसको बोला। आया समझ में? सिंपल, इजी। नेक्स्ट देखें, अब इसमें आता है एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये क्या कहता है कि when a superior delegates authority, the person to whom duty is delegated is accountable to the superior and also the superior is accountable for the task to be completed। ये कहना चाह रहे हैं कि आप अथॉरिटी को तो डेलीगेट कर सकते हो, अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी मोटा मोटी होती है आप किसको आंसरेबल हो, आपने प्रोजेक्ट किया या नहीं किया, आप किसको आंसरेबल हो। ठीक है, या प्रोजेक्ट हुआ या नहीं हुआ, किसकी गर्दन पकड़ के बोलोगे कि ये क्यों नहीं हुआ या क्यों हो गया, या किसको शाबाशी दोगे, तो वो आंसरेबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी। किसको हम रिस्पॉन्सिबल ठहराएं काम होने या ना होने के लिए, वो किस में आएगा, अकाउंटेबिलिटी में। तो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी ये कहता है कि आप अथॉरिटी तो बांट सकते हो, डिसीजन मेकिंग की पावर बांट सकते हो, लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो गला किसका फंसेगा, आपका ही फंसेगा। ठीक है, जो अपन ने डायग्राम पीछे देखा था, लीलामती ने अगर अपनी पावर्स डेलीगेट की हैं और प्रोजेक्ट समय पे कंप्लीट नहीं होता, तो क्या हम वो जो नीचे लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज थे उनको पकड़ेंगे? नहीं, किसको पकड़ेंगे हम, लीलामती को पकड़ेंगे। वो सारे एम्प्लॉयज आंसरेबल होंगे अपने इमीडिएट सुपीरियर को, लेकिन सुपीरियर भी आंसरेबल होगा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने या ना होने के लिए। ओके, तो ये हो गया
अपना नन्ना सा प्यारा सा प्रिंसिपल खत्म। नेक्स्ट देखो क्या है, जैसे हाँ एग्जाम्पल समझो, ये हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, इनका नाम है, क्या रखें इनका नाम, इनका नाम रखते हैं अपन जॉन सीना। ठीक है, जॉन सीना ने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट किया। इसने बोला कि मेरे को ना कितने लोग हैं, 400 प्रोडक्ट्स, 400 यूनिट्स डेवलप करने हैं। अब हर एक जना कितने कितने करो, 100 तुम कर लो, 100 तुम कर लो, 100 तुम कर लो और 100 तुम कर लो। ठीक है, अब हुआ क्या, उन्होंने बोला कि ये मैंने अथॉरिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, दोनों काम करके देना है तुमको। 100 प्रोड्यूस करने यूनिट्स, एट द एंड ऑफ द मंथ आई विल चेक। तो क्या हुआ, इन लोग ने तो कर लिए कंप्लीट, अब ये बेचारा पड़ गया बीमार, तो इसके 100 तो हुए ही नहीं। तो अभी जो 100 हुए हैं, 100 नहीं हुए हैं प्रोड्यूस, अब कितने यूनिट्स हुए, सिर्फ 300 यूनिट्स हुए। टारगेट अचीव हुआ, नहीं हुआ। अब टारगेट अचीव नहीं हुआ तो किसको जाके आप पकड़ोगे, कि किसको बोलोगे, कौन है अकाउंटेबल, ये तो है ही है, ये बीमार हो गया था, ये बंदा जो बॉस है, अकाउंटेबिलिटी इसकी भी है, क्योंकि आप डेलीगेट किसको कर सकते हो, अथॉरिटी को, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते। तो इसके जो सुपीरियर्स होंगे वो किसे पकड़ेंगे, इसे, ये इसे पकड़ेगा, लेकिन इसकी ड्यूटी थी कि ये 400 यूनिट्स कंप्लीट कराए, प्रोडक्शन कराए। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट देखो, अब प्रोसेस क्या होता है डेलीगेशन का, किस तरह से आप डेलीगेट करते हो पावर्स को, बांटते हो पावर्स को या देते हो पावर्स को। सबसे पहले आपको देनी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी एम्प्लॉय को, ये तुम्हारा काम रहेगा, ये काम करना है, ऐसा ऐसा होगा। दूसरा अथॉरिटी, इस काम करने को, ये करने के लिए तुम्हें डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हैं। लास्ट होता अकाउंटेबिलिटी, अगर काम नहीं होता है तो तुम आंसरेबल होगे। ठीक है, इस तरह से डेलीगेट की जाती है पावर्स। अब हर एक एलिमेंट को पढ़े अपन सेपरेटली। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी काम, ड्यूटी, टास्क देते हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉयज एट अ पर्टिकुलर जॉब। एक जॉब करने के लिए जो भी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटीज कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। पढ़ा क्यों रहे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आई एजुकेट यू गाइस। ठीक है, ये आई शेयर माई एजुकेशन विद यू ऑल। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिजिकल या मेंटल एक्टिविटीज जो भी आप एक टास्क करते टाइम कर रहे हो, जॉब करते टाइम कर रहे हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। इट बिगिंस व्हेन मैनेजर्स डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबॉर्डिनेट्स, जब मैनेजर तय करता है कि मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं वो डेलीगेट करूं सबॉर्डिनेट को, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है, एग्जिस्टेंस में आती है। फीचर्स देखो इसके क्या है, इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, ये होना ही चाहिए। आपको अगर ये काम बोला गया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खड़ा उतरना है। ठीक है, और इसको पूरा करना है। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, देयर इज नो एस्केप। अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ऐसे हवा में आती है, नहीं। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप जहां एस्टैब्लिश किया आपने, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। कैसे कि यार ये देखो, ये है अपने एक स्टिकमैन, ये है बॉस, बॉस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी सबॉर्डिनेट को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कब अराइज हुई है, जब ये इसने काम दिया इसको। ठीक है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ। अब क्योंकि इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इसको आंसरेबल है कि मैंने काम किया है नहीं किया, इसीलिए एग्जिस्ट हुई या इसीलिए एग्जिस्टेंस में आया रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट देखो, फ्लोज अपवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे जाती है, ऊपर जाती है। मैं इनके लिए, इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ जो इन्होंने मुझे दिया, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स नहीं जाता है। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये होगा रिस्पॉन्सिबल उस काम के लिए जो इन्होंने दिया है, सुपीरियर ने दिया है। अब देखो नेक्स्ट क्या था हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, अथॉरिटी मतलब डिसीजन मेकिंग की पावर। टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी इज नीडेड, हमेशा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको कर्तव्य निभाना है, आपके पास ताकत होनी चाहिए कर्तव्य निभाने की, रिसोर्सेज होने चाहिए, पावर्स होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की। नेक्स्ट देखो, अथॉरिटी इज पास टू सबॉर्डिनेट्स अलोंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसके साथ ही साथ ऑटोमेटिकली अथॉरिटी भी दे जाएगी। क्योंकि अगर आप देखो, एक बंदा है, फला बंदा है, ठीक है, फला बंदे को दिया गया है काम कि भाई तू ना 100 पेपर्स प्रिंट कर ला,
लेकिन आपने पैसे दिए नहीं, पेपर खरीदे ना, ये बताया कि प्रिंटर कहाँ है। तो अथॉरिटी, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, अथॉरिटी दी नहीं, तो क्या काम होगा? कतई ना। ठीक है, वो क्या कहेगा कि भैया काम देने से काम नहीं होता, आपको मेरे को पैसे भी देने, अथॉरिटी भी देनी कि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि मेरे को पेपर कितना लेना है, कहाँ से लेना है। कितना लेना तो बता दिया है, 100 पेपर, कहाँ से लेना है, किस क्वालिटी का लेना है, कितने में प्रिंट कराऊंगा, ये मेरे पे छोड़ो। मेरे पे छोड़ो वाली बात क्या है? अथॉरिटी, मेरे को अथॉरिटी दो। ठीक है, फीचर्स देखो, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पोजीशन। अथॉरिटी कैसे ओरिजिन होती है? जो जिसका डेजिग्नेशन है, जो जिसकी पोजीशन है, वो इतनी अथॉरिटी रखेगा। सीईओ के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होगी, उससे कम अथॉरिटी होगी लेट्स से जो हमारे फ्लोर मैनेजर्स हैं, ठीक है, मैनेजर 1, मैनेजर 2, फिर इनसे कम अथॉरिटी होगी सुपरवाइजर्स की। ठीक है, सुपरवाइजर्स से कम होगी उनके एम्प्लॉयज़ की, उनके पास है ही नहीं अथॉरिटी, वो किसी को बॉस ओवर नहीं कर सकते। ठीक है, फ्लोज डाउनवर्ड्स, अथॉरिटी कैसे जाती है? डाउनवर्ड, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी यहाँ रहेगी, फिर वो कम होती जाएगी। ठीक है, ये लेस होती जाती है यहाँ पे, ऊपर से नीचे जाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या था? सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नीचे वालों की, सबसे कम इनकी होती है। इन्होंने काम बोल के इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया। काम हो टाइम पे, ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम पे सक्सेसफुली करें या अचीव कर पाए या रिस्पॉन्सिबल ठहर पाए, उसका डिग्री सबसे ज़्यादा हाई कहाँ रहेगा? यहाँ, सबसे नीचे वालों के पास। ओके, नेक्स्ट फीचर क्या है? राइट टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी मतलब आपको हक है कि आप डिसीजन ले लो। ये काम करने के लिए जो भी आपको दिया है, जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको दिया है, अथॉरिटी उस काम को करने का राइट भी देती है। फ्लोज डाउनवर्ड्स, ये देख लिया। अच्छा, अथॉरिटी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा ये ध्यान रख लो, दिमाग में बैठा लो, एकदम गांठ मार लो कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। क्यों? आपने एक बंदे को बहुत ज्यादा काम दे दिया, 100 पेज, अपन ने बोला था ना 100 पेज प्रिंट करके ला भाई, तो अपन ने पैसे दिए उसको 50 की, ठीक है, अथॉरिटी कम दे दी, या अपन ने बोला ऐसे ही पावर्स दिए उसको कि वो 50 तक ही प्रिंट करवा पाया, बाकी के 50 क्या काम नहीं हुआ। अपन ने बोला 100 पेजेस प्रिंट कराने, अपन ने दे दिए 500 पेजेस के पैसे। ठीक है, क्या करेगा वो? फुल्की खाएगा, चाट खाएगा, बढ़िया एकदम घूम रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है। तो हमेशा देयर शुड बी अ पैरिटी, अ बैलेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स। व्हाट? अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोल्डन रूल वाला। नेक्स्ट देखें अपन अकाउंटेबिलिटी। लास्ट एलिमेंट कह लो, लास्ट एस्पेक्ट कह लो, लास्ट स्टेप कह लो प्रोसेस का, किसके? डेलीगेशन का। अकाउंटेबिलिटी माने किसको आंसरेबल हो आप? मीन्स सबऑर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क्स। सबऑर्डिनेट को काम दिया था, काम नहीं हुआ, तो तुम रिस्पॉन्सिबल कहलाओगे। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड। हमेशा अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी पास हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी पास नहीं हो सकती। तुमको काम दिया था तो तुम ये नहीं कह सकते कि इससे पूछो क्यों नहीं हुआ, तुमको दिया था, तुम ही आंसरेबल हो कि क्यों नहीं हुआ काम। ठीक है, इट कैन ओनली बी शेयर्ड, अकाउंटेबिलिटी शेयर की जा सकती है। अच्छा, ऑल्सो अपन ने देखा था ना कि बॉस भी अकाउंटेबल था, अभी एक एग्जाम्पल में देखा था, 400 यूनिट्स प्रोड्यूस होने से सिर्फ 300 हुई, तो उसने अपनी अकाउंटेबिलिटी शेयर तो कर ली, वो गला इसका भी पकड़ेगा जिसने 100 यूनिट्स नहीं करे, लेकिन उसका बॉस उसे भी परेशान करेगा, वो लोअर लेवल मैनेज एम्प्लॉय से बात नहीं करेगा। ठीक है, सो इट कैन ओनली बी शेयर्ड बट नेवर ट्रांसफर्ड। ओके, या पास्ट। फीचर्स क्या है? आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट, इसका मतलब क्या होता है कि आप फाइनल आउटपुट के लिए आंसरेबल हो। नेक्स्ट देखो, इट कैन नॉट बी पास्ट, इट कैन ओनली बी शेयर्ड, नेवर बी पास्ट। एनफोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक। अकाउंटेबिलिटी कब आएगी? आपको बोल दिया ये काम होना है, 1 महीने बाद होना है, तो क्या सिर्फ 1 महीने बाद डायरेक्टली आपको आके बोले कि काम हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, तुमने चेक ही नहीं किया। वो चेक ही नहीं किया क्या है? रेगुलर फीडबैक लेना। तो अकाउंटेबिलिटी तभी एनफोर्स कर पाओगे, तभी ला पाओगे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप रेगुलरली फीडबैक लो। हाँ भाई, क्या अपडेट है उस काम पे जो 1 महीने बाद होना था, कितना पहुंचा, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, अकाउंट तो वो आंसरेबल रहेगा कि सर आज मैं आलस कर गया, सर मेरी तबीयत खराब थी, सर आज मन नहीं हुआ, चलो सर चाय पे चलें। ठीक है, फ्लोज अपवर्ड्स, अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, ऑब्वियसली देखो, ये एक बंदा है, सुपीरियर है, इसके नीचे 2 बंदे आ गए, इन 2 बंदों के नीचे 3 बंदे आ गए। हमेशा अकाउंटेबिलिटी कहाँ से कहाँ जाएगी? नीचे से ऊपर फ्लो करेगी। इसको आंसरेबल है ये, इसको आंसरेबल है ये,
ये नहीं कि ये जाके अपने सबऑर्डिनेट को माफ कर दो, हमने आपको काम दिया है ना, माफ कर दो, ये नहीं होता है, ठीक है। कौन माफी मांगेगा? नीचे वाला माफी मांगेगा ऊपर वाले से, सो ये अपवर्ड्स फ्लो होती है। इंपॉर्टेंस क्या है किसकी? डेलीगेशन की। जल्दी से देखो, इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है। क्यों? अब मैनेजर के पास जो भी ओवरबर्डन हो रहा था ना काम का, वो उसने बांट दिया। किसके थ्रू? डेलीगेशन के थ्रू। अपनी पावर्स शेयर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी शेयर की, सबको सबका काम बता दिया। अब वो इफेक्टिवली मैनेज कर पाएगा। जो काम स्लैक कर रहा है, जो काम में स्लैक कर रहा है, जो काम ढंग से नहीं कर रहा है, लेज आउट कर रहा है, उसको जाके पकड़ेगा और बोलेगा जल्दी काम कर, नहीं तो तेरे को पेनल्टी दूंगा। इफेक्टिव मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट क्यों होता है? लोगों को ये लगता है यार बॉस ने मेरे को इंटरेस्ट किया है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा मतलब आग लगाना है अब तो, है ना, ठीक है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मोटिवेशन क्यों मिलता है? क्योंकि आप उनको पावर्स दे रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो कि जा सिमरन जी ले जिंदगी, ठीक है। मतलब तुमको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ड्यूटी दी है, उससे रिलेटेड सारे डिसीजंस तुम लो, तो लोगों को ना मोटिवेशन आता है, यार मतलब इतना गजब है ना मेरा बॉस, मेरे को ना इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसने, मतलब मैं ही देवता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ क्यों होगी? सब अपना काम अच्छे से करेंगे, एकदम गजब तरीके से करेंगे, ऑब्वियसली ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइजेशन की। बेसिस ऑफ मैनेजेरियल हरारकी। मैनेजेरियल हरारकी कैसे बनेगी? जब आप पावर्स को डिवाइड करोगे, ठीक है। ऐसे तो हरारकी मतलब लेवल्स, ठीक है। हर एक लेवल पे अच्छा डिफरेंस आ क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी अलग अलग है। सबसे नीचे वालों को अथॉरिटी है ही नहीं, उनसे ऊपर वालों को थोड़ी सी है, फिर और ज़्यादा सबसे ज़्यादा। तो हरारकी किस उस बेसिस पे बनी? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। डेलीगेशन नहीं करोगे तो हरारकी नहीं बनेगी, किसकी? मैनेजमेंट की। नेक्स्ट देखो, बेटर कोऑर्डिनेशन। सबको सबका काम पता है, सबको सबकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, अकाउंटेबिलिटी सबको पता है, कौन किसको आंसरेबल है। सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश्ड है प्रॉपर्ली डेलीगेशन की वजह से, तो कोऑर्डिनेशन होगा बेहतरीन, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, अब आते हैं अपन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। किसका? अथॉरिटी का। सेंट्रलाइजेशन माने अथॉरिटी को कॉन्सेंट्रेट कर दो सिर्फ कुछ हाथों में, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पूरी अथॉरिटी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की, सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब उसी अथॉरिटी को बांट दो हर एक लेवल पे। इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ कुछ हैंड्स में रहता है, ओके। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भाई लोग? इंपॉर्टेंट है डिसेंट्रलाइजेशन। इसको पढ़ें। फीचर्स क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के? सो इट इंप्लाइज सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, ये क्या मतलब हुआ? डिस्पर्सल, अथॉरिटी को बांटना, ठीक है, देना। सिलेक्टिव डिस्पर्सल मतलब कुछ लोगों को देना, ठीक है। हर एक लेवल पे कुछ कुछ लोगों को, ऐसा नहीं कि हर लेवल पे सबको आपने पावर्स दे दी, नहीं। हर लेवल के कुछ लोग हैं, जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो मेन मैनेजर्स हैं उनको आपने अथॉरिटी दे दी कि ये काम करो आप। लोअर लेवल पे भी कुछ किसी को कुछ लोगों को, सिलेक्टिव लोगों को आपने डिस्पर्स कर दी अथॉरिटी। It shows belief that people are competent, capable and resourceful. ये क्या दिखा रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन क्या दिखा रहा है? आप अपनी पावर्स को बांट रहे हो, अलग अलग लोगों को दे रहे हो, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आप उन लोगों में बिलीफ रखते हो कि वो लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। किस तरह से? क्योंकि वो केपेबल हैं, इस पावर्स को सही तरीके से यूज करेंगे और रिसोर्स को भी एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट देखो, इट रिकॉग्नाइजेस द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकर्स। डिसेंट्रलाइजेशन, अब इसको समझो, रिकॉग्नाइजेस द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर्स जो भी होंगे, जिनके पास एक्सट्रीम पावर्स होंगी या मेन पावर्स होंगी सारी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, वो उनको बोलता है कि आपको अपनी पावर को बांटने की ज़रूरत है। डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। It indicates that middle level and lower level employees can assume the responsibility for effective implementation of decisions. ये assume करता है कि जो lower level के employees हैं उनमें भी काबिलियत है कि हाँ वो decisions ले सकते हैं, वो power को enjoy कर सकते हैं resourcefully, efficiently. अब नेक्स्ट देखो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन, इनके बीच का रिलेशन देखो क्या कहता है।
ठीक है, ये आया अपना सुप्रीम बॉस। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब यहाँ से यहाँ पे पावर्स हो गई कम, डिसेंट्रलाइजेशन, माय बैड, डिसेंट्रलाइजेशन गाइस, ओके। ठीक है, डेलीगेशन मतलब इसने इसको दी थोड़ी सी पावर, इसने इसको दी पावर, इसने इसको दी, इसने इसको दी, ये है डेलीगेशन। कैरेट आ रहा है कुछ समझ में? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हर एक लेवल को कुछ कुछ पावर्स देना, डेलीगेशन मतलब इसकी पावर्स इसके साथ शेयर करना, इसकी पावर्स इसके साथ शेयर करना, इसकी पावर्स इसके साथ शेयर करना, इसकी पावर्स इसके साथ शेयर करना। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की? इंपॉर्टेंस है सबसे पहले डेवलप्स इनिशिएटिव्स अमंग सबऑर्डिनेट्स। आप सबऑर्डिनेट्स को पावर दी आपने कि आपको एम्प्लॉय किया, आपके पास ये पावर है, आप ये लोगों को ये कर सकते हो, तो इनिशिएटिव डेवलप हो गया एम्प्लॉयज के बीच में। नेक्स्ट देखो, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। हर एक एम्प्लॉय जिसके पास अथॉरिटी है, पावर को एंजॉय कर रहा है, वो क्या बन रहा है बेसिकली, उस पावर के थ्रू मैनेजर बन रहा है फ्यूचर का, कि मेरे को ये इन्होंने ताकत दी है, मेरे को ये काम करना है, इससे ये काम करवाना है, तो मैनेजर्स आप डेवलप कर रहे हो फ्यूचर के लिए। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, डिसेंट्रलाइज कर, देखो हर एक लेवल का बंदा अपने लेवल के लिए अगर उसके पास पावर्स होंगी, डिसीजन जल्दी से लेगा, फटफट लेगा, उसको सुपीरियर लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ। ऑब्वियसली आप सबको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको सबकी पावर्स बता के रख रहे हो, ग्रोथ होगी, क्यों? क्योंकि सब कुछ सिस्टमैटिकली चलेगा। या देखो, रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो पंचायत होती है ना, वो खत्म हो जाती है, जो भी खिचड़ी पक रही है उनके दिमाग में, क्यों? क्योंकि उन्होंने हर एक लेवल पे पावर्स बांट दी हैं, हर एक लेवल अपनी माता पच्ची खुद से करे। ठीक है, बेटर कंट्रोल। ऑब्वियसली सारे लेवल के बॉसेस अलग हैं, सारे लेवल एक हायरार्की चल रही है, बट हर एक लेवल के बॉस के पास अपनी पावर्स हैं, तो वो अपने लेवल को मैनेज करेगा, जिसकी वजह से बेटर कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन वो परफॉर्म एक्सरसाइज कर पाएगा। और इसी के साथ होता है अपना चैप्टर खत्म। गजब का अपन ने एक्सप्लेनेशन देखा है। ठीक है, हेडिंग्स नोट डाउन कर ली हो, आई होप नहीं की हो तो रिवाइंड, नोट डाउन द हेडिंग्स, और ये हेडिंग्स ज़रूर लिखना अपने आंसर्स में, एक्सप्लेनेशन अंदर का अपने वर्ड्स में समझाना एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, और अगर वीडियो आई हो पसंद, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट दैट लाइक बटन इन द फेस, और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, स्टेप अप अकेडमी ज़रूर विजिट करना, क्योंकि उस पर मिलेगा आपको बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।